स्टार्ट है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ओके, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में लास्ट सेशन में हमने पढ़ा आरबीसी। ओके, नाउ जो है हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट फॉर्म एलिमेंट होता है ब्लड का। मैंने कहा था आपको कि जो सेल्स होती हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाती हैं, और ये जो सेल्स होती है वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और ये तीनों सेल्स जो हैं इन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो आरबीसी हमने पढ़ लिया, तो अब जो नंबर आया है वो है डब्ल्यूबीसी, ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अभी जो ल्यूकोसाइट्स हैं इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या काउंट होता है और ये क्या फंक्शन है, ये हम आज पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स में, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं दे आर लार्जर, ठीक है। हमारी जो आरबीसीज रहती हैं उससे इनका साइज जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो काउंट है वो आरबीसीज से इसका कम होता है, ठीक है। जैसे कि जो हमने पढ़ा था उसमें 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम जो था वो आरबीसी का काउंट था, लेकिन इसमें जो ब्लड में इसकी मात्रा, इसका काउंट जो होता है वो होता है 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। ये जो ल्यूकोसाइट्स रहती हैं ये न्यूक्लिएटेड रहती हैं, ठीक है, ओके। इसका जो शेप है वो इरेगुलर होता है और ये अपनी शेप को बदल सकती है। वो कैसे बदल सकती है? जो अमीबॉइड लोकोमोशन मैंने आपको बताया था कि जैसे अमीबा में जो लोकोमोशन होता है वो कैसा होता है कि इन दिस वे वो अपने जो फ्लूइड है उसकी वजह से ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार जो हमारी आरबीसी रहती है वो भी अमीबॉइड लोकोमोशन करती है, और अमीबॉइड लोकोमोशन करने के कारण वो जो हमारी कैपिलरीज रहती हैं उसमें से वो आर पार निकल सकती हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारी कैपिलरी है और ये मान लीजिए हमारा टिश्यू है, ये हमारे टिश्यूज हैं, ये हमारी टिश्यूज की सेल हैं, ठीक, ओके। ठीक है, ये यदि टिश्यू है, यहाँ पे हमारी सेल्स हैं, ठीक है। ये मान लीजिए है हमारी आरबीसीज, ठीक है, ये हमारी हैं डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। तो ये जो है अमीबॉइड लोकोमोशन करके कैपिलरी में से निकल सकती हैं और जो है टिश्यू स्पेस में हमारी जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो पहुंच सकती हैं। इनका ये जो काम है टिश्यू स्पेस में पहुंचने का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आपको मैं फंक्शंस बताऊंगी डब्ल्यूबीसीज के तब आपको समझ में आएगा कि डब्ल्यूबीसीज हमारी कितनी इम्पॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं सोल्जर्स, स्कैवेंजर्स एंड बिल्डर्स। तो इस काम के लिए डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म वो हमारी सारी मेंटेन होती है ल्यूकोसाइट्स के कारण, और इसलिए ज़रूरी है कि वो टिश्यू में जहाँ पे उसे फाइट करना है, किससे, फॉरेन मटेरियल से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, उनके टॉक्सिन से, तो वहाँ पे वो पहुँच सके। इसलिए उसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है, इरेगुलर शेप होता है, सो दैट वो इजीली जो है अमीबॉइड लोकोमोशन करके कैपिलरी को पार करके और टिश्यूज में जा सके। तो इसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है और अमीबॉइड लोकोमोशन ये करती हैं, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लिएटेड होती है, साथ ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस, ठीक है, और सेंट्रल्स और अदर ऑर्गेनल्स भी होते हैं विद अदर
ऑर्गेनल्स। ओके, तो इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, सेंट्रियोल्स है। अब इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जो हमारी आरबीसीज हैं उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया, न्यूक्लिएटेड होती है, इरेगुलर इसका शेप होता है, इसका काउंट 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm होता है। इसके सिंथेसिस को, इसके फॉर्मेशन को कहते हैं ल्यूकोपोएसिस, और इसका जो ल्यूकोपोएसिस है वो होता है स्प्लीन, लीवर, थाइमस और रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। ठीक है, सो ये हो गया ल्यूकोपोएसिस। अब जब इसका काउंट जो है वो नॉर्मली रहता है 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm, बट जब ये इस लेवल से ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब कि ल्यूकोसाइट्स, WBCs का काउंट बढ़ जाना। तो ल्यूकोसाइटोसिस का जो काउंट है वो इन्फेक्शन के केसेस में बढ़ सकता है, यदि इन्फ्लामेशन है किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में किसी ऑर्गन को जो है डिजीज है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन सेटअप हो गया है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सारी चीज़ें यदि वहाँ पे हैं तो उस इन्फ्लामेशन से फाइट करने के लिए ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है। वहीं यदि कोई इन्फेक्शन ब्लड में है, बॉडी में है, जैसे कि बैक्टीरिया से जो है इन्फेक्शन हो गया है, वायरल कुछ इन्फेक्शन है, तो उस केसेस में भी ल्यूकोसाइट का काउंट जो बढ़ता है। बैक्टीरिया के केस में ज़्यादा ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ता है। ठीक है, दूसरा मैलिग्नेंसी, यदि ब्लड कैंसर दैट इज ल्यूकेमिया है तो इन दैट केस ऑल्सो जो है वो बढ़ता है। ठीक है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और मैलिग्नेंसी, जैसे कि ब्लड कैंसर। मैलिग्नेंसी होता है, मैलिग्नेंसी जो होता है वो कैंसर को बोलते हैं। तो इन ब्लड कैंसर जो है, ल्यूकेमिया जिसे कहा जाता है, ठीक है, उस केस में ल्यूकोसाइट्स का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन कैसे पता लगता है कि नॉर्मल ल्यूकोसाइट इन्फेक्शन है या फिर कैंसर? ये कैसे पता लगता है कि जब उन ल्यूकोसाइट्स का काउंट जो बढ़ा हुआ है ब्लड में, जब उसकी जांच की जाती है, जब उसका टेस्ट किया जाता है, तो जो बढ़ी हुई ल्यूकोसाइट्स हैं वो जो है अपनी ओरिजिनल ल्यूकोसाइट, जो हमारी यूजुअल ल्यूकोसाइट्स रहती हैं, उससे वो जो है वो डिफरेंट दिखती हैं, वो सिमिलर नहीं होती और वो इमैच्योर जो है वो ल्यूकोसाइट्स होती हैं। तो जब ये बढ़ा हुआ काउंट रहता है तब जो है आगे फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं डिफरेंट, जिससे पता लगा जाता है कि मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो ये ऐसे पता लगा सकते हैं। जब कम हो जाता है तो उसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोपीनिया। ठीक है, पीनिया मतलब डेफिशिएंसी। तो ये जो है किस में हो सकती है? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में, या एड्स वायरस के इन्फेक्शन में भी जो है ये ल्यूकोसाइटोपीनिया मतलब कि ल्यूकोसाइट का काउंट कम हो सकता है नॉर्मल से यूजुअल में, क्योंकि जो एड्स का वायरस होता है वो यूजुअली जो है वो उनको अटैक करता है ल्यूकोसाइट्स को और उनको डिस्ट्रॉय करता जाता है। इसके कारण एड्स में जो है ल्यूकोसाइट का काउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ल्यूकोसाइट्स जो है WBC जिन्हें कहते हैं, वो जो है उनका काउंट नॉर्मल 6000 to 8000 होता है। न्यूक्लिएटेड रहती हैं ये। ठीक है, ये इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें डिफरेंट दूसरे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं और इनका शेप इरेगुलर होता है और इनका लोकोमोशन जो है वो अमीबॉइड लोकोमोशन के द्वारा दे कैन जो है कैपिलरीज को वो पार कर सकती हैं और वो टिश्यूज में जा सकती हैं। ठीक है, इसके फॉर्मेशन को ल्यूकोपोएसिस कहते हैं और इसका फॉर्मेशन जो है वो स्प्लीन, लीवर, थाइमस, रेड बोन मेरो इसमें होता है। ठीक है, अब जो है हम आगे पढ़ेंगे कि ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट के टाइप्स जो हैं हमारे, वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ठीक है, टाइप्स, तो ल्यूकोसाइट जो है दो प्रकार की हो सकती है।
एक तो ए ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है ग्रेन्युलोसाइट। ठीक, ए ग्रेन्युलोसाइट वो होती हैं जिनमें कि ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, अभी हमने सबको जो है ल्यूकोसाइट बोला। एक और बात कि ल्यूकोसाइट जो है वो कलरलेस होती हैं। ठीक है, इनका कोई कलर नहीं होता। आप ल्यूको से ये मत अंदाजा लगाइए कि वो वाइट कलर की होती होंगी, नहीं, वो कलरलेस होती हैं और इसलिए जो है ये कलरलेस होती है। ठीक है, तो ये फर्दर टाइप में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेन्यूल्स। क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स रहती हैं वो जो हैं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती है ए ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वो होती हैं जिसमें कि ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म मतलब कि सेल के फ्लूइड में स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और उन ग्रेन्यूल्स में कुछ डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। जब कोई ल्यूकोसाइट जो कि ग्रेन्युलोसाइट होती हैं, जब वो ग्रेन्यूल्स को रिलीज करती हैं तो वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं। तो आगे जाके मैं बताऊंगी आपको कि ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन सी सेल्स आती हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कौन से केमिकल्स रिलीज करती हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि ये न्यूक्लिएटेड होती हैं और जो ग्रेन्युलोसाइट होता है उसमें तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो ए ग्रेन्युलोसाइट होती है उसमें यहाँ पे ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो ए ग्रेन्युलोसाइट की पहले बात करते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट में दो सेल्स आती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट में तीन सेल्स आती हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ओके, सो विल गो टू द मोनोसाइट फर्स्ट। ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट की फर्दर मैं चीजें बताती हूँ आपको कि जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स रहती हैं उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, और जो मोनोसाइट होती हैं वो बड़ी सेल्स होती हैं, जो लिम्फोसाइट्स रहती हैं वो जो है वो छोटी सेल्स रहती हैं, वो साइज में छोटी होती हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट को जो है हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर सेल्स, मोनोन्यूक्लियर सेल। अब इसको मोनोन्यूक्लियर, आई थिंक यू कैन नॉट सी दिस, मोनोन्यूक्लियर सेल। अब इसे मोनोन्यूक्लियर सेल क्यों कहते हैं? मोनो मतलब कि सिंगल, ओके, और न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियस। ठीक है, तो सिंगल न्यूक्लियस। ए ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं होते और जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है, जबकि ग्रेन्युलोसाइट्स को जो है हम कहते हैं, ओके आई विल राइट हियर, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। इसमें जो न्यूक्लियस होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर में, ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट में साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं और जो उसके न्यूक्लियस होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट सिंगल, वो एक न्यूक्लियस से ज्यादा होते हैं, मल्टी लोब हो सकते हैं, टू लोब हो सकते हैं और डिफरेंट शेप होता है उसका। ठीक है, तो ए ग्रेन्युलोसाइट में सिंगल न्यूक्लियस और नो ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में मल्टीपल न्यूक्लियस और ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ए ग्रेन्युलोसाइट की, तो उसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स जो रहती हैं वो लार्ज सेल होती हैं और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड होता है। ठीक है, और कुछ जो है उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कोर्स ग्रेन्यूल्स इन्हें कहते हैं हम। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, इसमें तो ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो ओके फाइन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स में क्या होता है
लार्ज सेल होती है और इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड होता है और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, तो मोनोसाइट्स जो रहती हैं इनका काम होता है कि ये फैगोसाइटिक रिएक्शन के द्वारा जो है डेड सेल को और बैक्टीरिया को एनगल्फ करती हैं, खाती हैं, ठीक है। वो कैसे खाती है? फैगोसाइटिक एक्शन, यदि आपने फैगोसाइटिक जो वर्क है वो पढ़ा होगा तो वो कैसे करती हैं कि यदि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, स्मॉल सेल, यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, तो क्या होता है कि फैगोसाइटिक यहाँ पे एक वैक्यूल बनता है और फिर वो उसको वैक्यूल को ऐसे अंदर बना लेती है और फिर यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम रिएक्शन के कारण जो है ये जो बैक्टीरिया होता है इसको नष्ट कर दिया जाता है डिफरेंट एंजाइम्स की रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। तो लाइसोसोम्स और ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि इसको जो है नष्ट करने में हेल्प करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार जो मोनोसाइट्स रहती हैं उनका काम रहता है बैक्टीरिया को एनगल्फ करना और उनको जो है किल करना, ठीक है। मोनोसाइट्स जो हैं वो जहाँ पे बैक्टीरिया है वहाँ पे पहुँच जाती हैं और जब ये टिश्यू में पहुँचती हैं तो इसको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। मैक्रो मतलब बिग और फेजेस मतलब खाने वाला, तो ये बड़ी सेल्स हैं जो कि बैक्टीरिया को खा लेती हैं। तो जब ये टिश्यूज में जाती हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, ठीक है, सपोज किसी टिश्यू पे चोट लग गई है, वहाँ पे धूल है, मिट्टी है, बैक्टीरिया है धूल है और मिट्टी में, तो वहाँ पे तुरंत मोनोसाइट्स पहुँच जाएंगी और वहाँ पे जाके वो और भी बड़ी सेल बन जाएंगी, मैक्रोफेज बन जाएंगी और वो सारे बैक्टीरिया को जल्दी जल्दी किल करने लगेगी फैगोसाइटिक एक्शन के द्वारा। तो दिस इज द वर्क ऑफ मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स जो हैं उनका परसेंटेज जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ। दे आर नॉट मच बट ओके तो जो मोनोसाइट्स रहती हैं हमारी वो 6 to 8% ऑफ ल्यूकोसाइट रहती हैं, 6 to 8% ऑफ ल्यूकोसाइट। तो जो टोटल ल्यूकोसाइट होती है हमारे ब्लड में उसकी 6 to 8% जो है वो मोनोसाइट्स होनी चाहिए, ठीक। अब आया लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कैसी होती हैं हमारी, ठीक है, ये है मोनोसाइट्स, ठीक। ये इसका बीन शेप न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस, मोनोन्यूक्लियर सेल है, न्यूक्लियर, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी लिम्फोसाइट्स कैसी होती, ठीक है। ओके, तो हमारी जो मोनोसाइट्स रहती हैं वो थोड़ी स्मॉल सेल रहती हैं एज कंपेयर टू दिस, लेकिन उसका न्यूक्लियस बड़ा रहता है और साइटोप्लाज्म कम रहता है, ठीक है। इसका लार्ज राउंड न्यूक्लियस रहता है। और लिम्फोसाइट्स का काम क्या रहता है? लिम्फोसाइट, ओके, जो मोनोसाइट रहती है वो मोटाइल रहती है, इट इज हाईली मोटाइल, और जहां भी जो है ये दे आर वेरी मोटाइल, मतलब दे आर वेरी मोटाइल मीन्स मोबाइल, ओके, वो बहुत जो है एक्टिव रहती हैं और जहां भी जरूरत है वहां तुरंत वो पहुंच जाती हैं। तो दे आर मोटाइल इन एक्शन। मोनोसाइट्स जो है वो हाईली मोटाइल होती हैं, लेकिन लिम्फोसाइट्स जो रहती हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट कैसी होती है? स्मॉल इन साइज, लार्ज न्यूक्लियस और स्केंटी साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या हो रहा है कि भाई सेल छोटी है और न्यूक्लियस बड़ा है, उसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है उसके लिए जगह कम रह गई है, ठीक है। तो ये स्मॉल इन साइज, ये लार्ज न्यूक्लियस होता है इसका, और ये साइटोप्लाज्म इसका स्केंटी मतलब कि कम मात्रा में होती है, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है। तो लिम्फोसाइट्स का क्या काम है, ठीक है। दिस इज डायग्राम ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है।
तो लिम्फोसाइट क्या करती है, लिम्फोसाइट्स कहीं जाती नहीं है, मोटाइल नहीं होती, दे आर नॉन मोटाइल, ठीक है, दे आर नॉन मोटाइल। तो लिम्फोसाइट कहीं जाती नहीं है, लेकिन वो क्या करती हैं, कुछ केमिकल्स जो है वो डिस्चार्ज करती हैं, सिक्रीट करती हैं और टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो टॉक्सिन्स को जो है, जैसे कि बैक्टीरियाज रहते हैं कुछ, और वो टॉक्सिन्स, वो कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, वो उन्हें मार देती हैं, वो बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करती हैं और उनके टॉक्सिन्स को भी डिस्ट्रॉय करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या करती हैं, दे डिस्ट्रॉय द टॉक्सिन्स। ओके, तो जो लिम्फोसाइट है वो क्या करती हैं, टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वो कुछ केमिकल्स डिस्चार्ज करती हैं, और वो जो होते हैं वो जो टॉक्सिन्स को खत्म करते हैं, और वो बैक्टीरिया और कुछ फॉरेन मटेरियल जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ग्राफ्ट, यदि किसी को जो है ग्राफ्ट दिया है, ग्राफ्ट मतलब कैसा होता है, सपोज किसी की स्किन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जल गया है और उसे किसी और की स्किन का जो है वो ग्राफ्ट दे रहे हैं, ग्राफ्ट लगा रहे हैं किसी और की स्किन का, यदि उसकी स्किन को जो है वो उसमें जोड़ के और उसको ग्राफ्ट दे रहे हैं, तो क्या होता है कि समटाइम बॉडी उस ग्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, इसको कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है वो लिम्फोसाइट्स के कारण होता है, क्योंकि वो क्या करती हैं कि किसी भी फॉरेन मटेरियल, उसे तुरंत पता चल जाता है कि भाई ये मेरी बॉडी का नहीं है। लिम्फोसाइट्स जो हैं उनको पता चल जाता है कि ये जो है ये मेरी बॉडी का नहीं है, या जो कई बार कुछ मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है, कई बार जो सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है और वो कैंसर कॉज करती है आगे जाके। तो ऐसी जो ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ्स, उसको भी लिम्फोसाइट्स हैं डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं इसके खिलाफ। ठीक है, फॉरेन मटेरियल और फॉरेन बॉडी के खिलाफ, फॉरेन बॉडी के खिलाफ जो है ये एंटीबॉडी बनाती हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट का जो ये काम है कि वो स्मॉल होती है, जैसे कि आरबीसी होती है वैसा ही इसका साइज रहता है लिम्फोसाइट का, लेकिन इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है, ये नॉन मोटाइल होती हैं, और ये जहाँ पर हैं ये वहीं पर रह के जो है एंटीबॉडीज बनाती है फॉरेन बॉडी के खिलाफ। कोई भी फॉरेन बॉडी यदि हमारी बॉडी में है तो उसके खिलाफ लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडी बनाएगी। अब लिम्फोसाइट्स जो है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है टी लिम्फोसाइट्स और एक होती है बी लिम्फोसाइट। ये टी और बी क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो थाइमस जो हमारी ग्लैंड होती है बॉडी में, उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन मतलब कि लिम्फोसाइटोपोएसिस वो जो है किसमें होता है, थाइमस में और बोन मैरो में। तो जो सेल्स थाइमस से बन के आती हैं उसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट, और जो बोन मैरो से बन के आती हैं रेड बोन मैरो से, उसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इस प्रकार इनके काम भी जो है वो अलग अलग होते हैं। जब आगे जाके आप इम्यूनिटी पढ़ेंगे हायर लेवल में, ग्रेजुएट लेवल में, तब आपको पता चलेगा कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के काम जो है वो थोड़े अलग अलग हैं। एक साथ जो है हम उनको कह सकते हैं कि वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं फॉरेन मटेरियल को, फॉरेन बॉडी को। तो इस प्रकार थाइमस में और बोन मैरो में ये फॉर्म होती हैं, और जो है स्प्लीन में और लिवर में जो है जब ये इसके डेथ हो जाती है सेल्स की, तो ये वहाँ पे इसका फैट होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमने पढ़ी लिम्फोसाइट। ओके, ठीक है, तो लिम्फोसाइट का काम जो होता है वो एक तो एंटीबॉडी बनाना होता है, दूसरा लिम्फोसाइट का काम होता है हीलिंग का।
ठीक है। हीलिंग कैसे करती है, जो यहाँ पे जैसे वुंड होता है, हमें सपोज कहीं कट गया तो वहाँ पे जो है क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन के कारण, और वहाँ पे लिम्फोसाइट्स भी आती हैं और वो इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स को वहाँ लाती है और स्कार बनाती है। स्कार क्या होता है कि जब हमारी कोई कट लग गया है, ठीक है, और जब उसकी हीलिंग हो जाती है तो वहाँ पे एक थिक टिश्यू जो है वो अलग से दिखता है कि भाई यहाँ पे आपको चोट लगी थी, तो वो स्कार उसे कहते हैं, स्कार। तो उस स्कार का फॉर्मेशन जो है वो हमारे जो है लिम्फोसाइट्स करती हैं, स्कार को बनाती हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति को जैसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते तो फेस पे यदि उसे लगी हुई है तो आपको बहुत सारे लगी हुई चोट के जो है निशान रह जाते हैं, उनको कहते हैं स्कार मार्क्स, ठीक है। ओके, नाउ मोनोसाइट्स का हो गया हमारा। मोनोसाइट्स क्या क्या करती हैं? आई थिंक आई हैव टू राइट हियर। ओके, लिम्फोसाइट का तो हमने लिख दिया, मोनोसाइट का राइट डाउन आप कर सकते हैं। मोनोसाइट्स जो होती हैं दे आर लार्ज सेल्स, न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज बीन शेप न्यूक्लियस और abundant मतलब कि ज्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, abundant साइटोप्लाज्म। देन फैगोसाइटिक इन एक्शन, फैगोसाइटिक इन एक्शन मतलब कि जो एनगल्फ करती है, मैंने आपको बताया था ये फैगोसाइटिक रिएक्शन है। और इसके द्वारा जो मोनोसाइट्स हैं वो सेल डेब्रिस को, जैसे क्या होता है कि हमारी जो सेल डेथ होती जाती है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि भाई लिम्फोसाइट्स जो है इतने दिन के बाद, ओके, जो हमारी ल्यूकोसाइट्स रहती हैं उसकी जो लाइफ स्पैन होता है, कितने दिन वो जीती है, वो बहुत ही कम है। 3 to 7 डेज जो है इसका लाइफ स्पैन होता है। तो इतनी जल्दी जो है इसका हमारी ल्यूकोसाइट्स जो है वो डेथ होती जाती है उनकी। तो जब सेल की डेथ हो जाती है तो वो कहाँ जाती है? तो हमारी मोनोसाइट्स जो है वो क्या करती हैं, वो सेल डेब्रिस को और बैक्टीरियाज को एनगल्फ कर लेती हैं, बैक्टीरियाज एंड सेल डेब्रिस। तो ये हो गई हमारी कौन सी? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। 6 to 8% होती है मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट का 6 to 8% जो है वो मोनोसाइट्स होती हैं। और जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट 20 to 25%, ठीक है, दे आर 20 to 25% ऑफ ल्यूकोसाइट। जितनी टोटल ल्यूकोसाइट है उसका 20 से 25% लिम्फोसाइट रहेंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अदर टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। ओके, तो यहां हमने देखी थी ए ग्रेन्युलोसाइट्स, दीज आर ए ग्रेन्युलोसाइट। अच्छा, जो ए ग्रेन्युलोसाइट होती है वो मैंने फॉर्मेशन बताया आपको कि बोन मैरो में, स्प्लीन में, लिवर में और लिम्फ नोड में, थाइमस में ये जो सेल्स हैं वो बनती हैं और उसको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइटोपोएसिस, ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइटोपोएसिस। और जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं वो जो हैं थाइमस और बोन मैरो में बनती हैं और लिम्फ नोड और स्प्लीन में वो मैच्योर होती हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है वो प्रिमिटिव सेल्स जो है वहाँ से उसकी प्रीवियस जो सेल की स्टेज होगी वो बन के आ जाएगी और फिर वो वहाँ लिम्फ नोड में रहेगी। वहाँ पे जो है ये मैच्योर होने के लिए वहाँ पे स्टोर रहती है अपने लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड क्या होता है, आगे लिम्फेटिक सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो आई विल डिस्क्राइब लिम्फ नोड्स, फाइन। ओके, तो ये हो गया फॉर्मेशन जो है वो इसमें होता है हमारा स्प्लिन, लिवर और बोन मैरो, थाइमस, इसमें जो है हमारी ए ग्रेन्युलोसाइट्स का। अभी हम पढ़ेंगे ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ग्रेन्यूल्स जिसमें होते हैं
उसको जो है ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, पॉली मतलब मल्टी और मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर। तो इसका जो न्यूक्लियर रहता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस रहता है उसकी जो स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, शेप स्ट्रक्चर जो रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस का है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या सिंगल न्यूक्लियस है, लेकिन वहां पे जो न्यूक्लियस है वो सिंगल नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में है, मल्टी लोब्ड है और एस शेप्ड में है और मल्टीपल लोब में है। तो ये आपको मैं यहाँ पे बताते जाऊंगी, आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसोफिल्स। बेसोफिल्स फर्स्ट टाइप है ग्रेन्युलोसाइट का, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स का। बेसोफिल्स इसलिए कहते हैं, बेसो मतलब बेसिक, बेसिक या अल्कलाइन, फिल्स मतलब जिसे वो अच्छा हो, जिसे उस बेसिक अल्कलाइन से प्यार हो, फिल्स मतलब लव। ठीक है, तो बेसोफिल्स मतलब जो बेसिक डाई से एफिनिटी होती है जिसको, उसे कहते हैं बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स जो रहती हैं जब हम उसे स्टेन करते हैं तो वो बेसिक स्टेन्स लेती हैं, बेसिक डाई, अल्कलाइन डाई, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, इट्स अ काइंड ऑफ अल्कलाइन डाई। तो वो जो है स्टेन ये लेती है और इसलिए इसे बेसोफिल्स कहते हैं, क्योंकि शी लाइक इट, बेसोफिल सेल्स लाइक्स द बेसिक डाइज। ओके, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, तो इसलिए इसको बेसोफिल्स कहते हैं। बेसोफिल्स जो होती हैं हमारी, तो एक जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं दे आर काइंड ऑफ लार्ज सेल्स। तो बेसोफिल्स जो रहती हैं लार्ज सेल होती हैं, कोर्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इसमें। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है एस शेप का। ठीक है, यहां दिख रहा होगा एस शेप का जो है इसका न्यूक्लियस है। इसके ग्रेन्यूल्स जो रहते हैं, इसके कोर्स ग्रेन्यूल्स रहते हैं और थोड़े से कम ग्रेन्यूल्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते। ठीक है, ये हो गई बेसोफिल्स। ठीक है, सबसे पहला बेसिक डाई लेती है, स्टेन फ्रॉम बेसिक डाई। सेकेंड लार्ज सेल, तीसरा एस शेप्ड न्यूक्लियस, चौथा कोर्स ग्रेन्यूल्स, बड़े साइज के ग्रेन्यूल्स रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बेसोफिल्स क्या करती हैं, ये हिस्टामिन और हेपेरिन सिक्रीट करती हैं। मैंने आपको कहा था कि जब हमारी बेसोफिल्स, हमारी जो ग्रेन्यूल साइट रहती हैं उसमें, ओके जस्ट डिसॉल्व्स क्लॉट। ठीक है, ओके। सो जो मैंने कहा था आपकी कोई जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो उसमें केमिकल्स रहते हैं और जब ग्रेन्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं सेल में। तो जो हमारी बेसोफिल्स रहती हैं वो हिस्टामिन और हेपेरिन को सिक्रीट करती हैं और इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती हैं। ठीक है, जो हमारी किसी कोई फॉरेन बॉडी आ गई और उसके लिए कुछ एलर्जिक रिएक्शन है तो वो हमारी बेसोफिल्स उसके लिए जिम्मेदार होती हैं और ये एक और काम करती हैं कि ये फाइब्रिनोलाइजिंग नाम का एक एंजाइम रिलीज करती है, फाइब्रिनोलाइजिंग, और उसके कारण ये जो क्लॉट होता है इसको डिसॉल्व करती हैं बाय फाइब्रिनोलाइजिंग, फाइब्रिनोलाइजिन नामक जो इनका एंजाइम होता है उसके द्वारा ये क्लॉट को डिसॉल्व करती है। क्लॉट मतलब कैसा होता है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी बॉडी में हेपेरिन नामक भी एक जो है एंजाइम रहता है और उसके कारण, उस केमिकल के कारण हमारे इंटरनली बॉडी में कहीं क्लॉट नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि ये मैकेनिज्म भी बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी बॉडी में किसी कारणवश क्लॉटिंग होने लगी बॉडी में ही तो वो ब्लॉक कर देगी कैपिलरी को और ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई को बंद कर देगी। इसलिए जो है
क्लॉटिंग मैकेनिज्म को रोकने के भी कुछ फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, कैसा होता है कि ऐसे फैक्टर्स भी हैं कि तुरंत क्लॉट बन जाए। ठीक है, जैसे कि प्लेटलेट्स, आगे मैं बताऊंगी कि प्लेटलेट्स जो है क्लॉट फॉर्मेशन में, क्लॉट फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती हैं। तो इसके कारण हमारा कभी कट हो जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हमें नहीं होता, क्योंकि वहां तुरंत क्लॉट बन जाता है। कैसे क्लॉट बनता है वो मैं आगे आपको एक डिफरेंट सेशन में आई विल टीच यू इन डिटेल कि क्लॉट कैसे बनता है। ठीक है, तो ऐसी हमारी मैकेनिज्म है बॉडी में कि भाई अंदर रहे ब्लड तो उसमें क्लॉट ना बने, यदि कोई कट हो गया है तो वहां पे क्लॉट तुरंत बन जाए। इसलिए ये हेपेरिन सिक्रीट करती हैं। हेपेरिन आपको पहले बताया था मैंने कि एंटी कोएगुलेंट है, हेपेरिन क्लॉटिंग नहीं होने देता। फाइब्रिनोलाइसिन है, यदि कहीं क्लॉट बन गया है तो उसको डिसॉल्व कर देगा ये फाइब्रिनोलाइसिन। तो बेसोफिल्स जो है ये दो काम करती हैं। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर की सेल है वो है हमारी इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्यों कहते हैं? वही इओसिनो मतलब कि एसिडिक डाई। ठीक है, इओसिन जैसे कि इओसिन इज अ एसिडिक डाई। तो वो जो एसिडिक डाई लेती है उस सेल को कहते हैं इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होती हैं इसमें भी कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब्ड होता है, लाइक दिस। ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें भी। और जो इओसिनोफिल्स होती हैं क्वाइट लार्ज सेल, ठीक, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, abundant pores granules। अब जो है इओसिनोफिल्स के ग्रेन्यूल्स में क्या छुपा है? ठीक है, तो इओसिनोफिल्स जो है वो एंटीहिस्टामिनिक जो एक केमिकल होता है वो सिक्रेट करती हैं। एंटीहिस्टामिन जिसे कहते हैं, सिक्रीट करती हैं। और ये एंटीहिस्टामिन क्या करता है, यदि कहीं एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तुरंत कुछ स्किन पे लगा तो रिएक्ट करते हैं, कुछ वहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग जो है धूल मिट्टी से जो है उनको बहुत एलर्जी होती है और तुरंत उनको कफ होने लगता है, सांस में तकलीफ होने लगती है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन है और इओसिनोफिल्स क्या करती हैं, इस एलर्जिक रिएक्शन को थोड़ा कम करती हैं, सप्रेस करती हैं, डिप्रेस नहीं सप्रेस करती हैं। और ये एंटीहिस्टामिन, ये एकदम नॉर्मल लेवल पे कहूँगी मैं, ऐसा नहीं। जो क्या होता है कि इन रिएक्शन में समटाइम आप ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो कि एंटीहिस्टामिनिक हो, आर्टिफिशियल ड्रग्स जो हम लेते हैं, और वो उसको सप्रेस कर देती हैं। लेकिन इओसिनोफिल्स जो है वो नेचुरली जो बॉडी में रह के और उसको एंटीहिस्टामिन रिलीज करके वो एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है। ठीक है, और यही कारण है कि जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उसमें इसका काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज्ड काउंट इन एलर्जिक रिएक्शन। ओके फाइन, ये हो गया इओसिनोफिल्स। ठीक है, आई विल टेल यू द परसेंटेज कितना रहता है। ओके, तो जो बेसोफिल्स रहती हैं वो 0 to 5% रहती हैं और ये 2 to 3%। eosinophil, they are very less in number। ओके, अब थर्ड नंबर की सेल आई, वो है न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रो का क्यों कहा भाई इसे? ये न्यूट्रल है दोनों के लिए, है ना। न्यूट्रल है मतलब ये दोनों ही डाई ले लेती है। ये बेसिक डाई से भी इसको स्टेन कर सकते हैं, इसको एसिडिक डाई से भी स्टेन कर सकते हैं, इसलिए इस सेल का नाम पड़ा न्यूट्रोफिल। ओके, न्यूट्रोफिल्स जो रहती हैं हमारी, उसका जो ये भी लार्ज सेल होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है इसका। ठीक है,
मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है। इसके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं एबंडेंट ग्रेन्यूल्स रहते हैं और फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ऊपर की जो दो सेल्स मैंने आपको बताई थी बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, एकदम बारीक ग्रेन्यूल्स होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स जो है इसका न्यूक्लियस जो है वो मल्टी लोब्यूलर होता है, ठीक है, लार्ज सेल, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस और फाइन ग्रेन्यूल्स। अच्छा, अब इसका जो काउंट होता है, इसका जो नंबर्स होते हैं पूरी ल्यूकोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स का रहते हैं वो 60 to 65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट। मतलब न्यूट्रोफिल्स जो है वो हमारी बॉडी में काफ़ी मात्रा में है। और इसका कारण क्या है कि न्यूट्रोफिल्स जो रहती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल हैं, क्योंकि ये फाइटर्स हैं। जहाँ भी जो है इन्फेक्शन रहता है तो इन्फेक्शन के खिलाफ न्यूट्रोफिल्स तुरंत उसका काउंट बढ़ जाता है और न्यूट्रोफिल्स वहाँ जाके जो है फैगोसाइटिक रिएक्शन के द्वारा एनगल्फ करती है बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, और इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स का काउंट तुरंत बढ़ जाता है, ठीक है, उनको एनगल्फ करती हैं और इस प्रकार ये हमारी बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंगस से, सारे इन्फेक्शन से जो न्यूट्रोफिल्स है वो हमारी रक्षा करती है। तो दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इसलिए जो है हमारी दे आर कॉल्ड सोल्जर्स, स्कैवेंजर्स एंड बिल्डर। तो ये इनको कहा गया है हमारी वाइट ब्लड सेल्स को, ठीक है। ओके, आई विल सी एनी अदर पॉइंट इज रिमेनिंग।